हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडी साइंस ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा सबसे पहले हम लोगों ने एमपी ग्रुप 5 लैब टेक्नीशियन का प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, लेकिन व्यापम के द्वारा कोई भी नोटिफिकेशन न रिलीज होने के कारण हमने इसको स्लो कर दिया था। लेकिन अब फाइनली आपके व्यापम के द्वारा नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। आपके लास्ट नवंबर में एग्जाम आपका होने वाला है लैब टेक्नीशियन का, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग प्रिपरेशन को और बेहतरीन तरीके से यहाँ पे करने वाले हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग केवल एमसीक्यू को ही सॉल्व कर रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, वन लाइनर का जो थ्योरी होता है उसको पढ़ेंगे, उसके साथ साथ में हम लोग यहाँ पे एमसीक्यू को सॉल्व करने वाले हैं। और साथ में अगर आपको क्विज करना होगा, यानी कि आप टेलीग्राम पे क्विज करना चाहते हैं और इस पीडीएफ जो हम पढ़ाएंगे पीडीएफ उसको प्राप्त करना चाहते हैं, साथ में अगर आप ई बुक प्राप्त करना चाहते हैं और प्रत्येक संडे को आप प्रैक्टिस सेट प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारा जो प्रतिज्ञा बैच है, यानी कि टेलीग्राम का जो प्राइवेट ग्रुप है प्रतिज्ञा बैच, इसको आपको ज्वाइन करना होगा। अगर इसके हम प्राइस की बात करें तो सबसे कम प्राइस हमने यहाँ पे रखा है 99 रुपये में आप लोग को क्वार्टरली यहाँ पे रहने का मौका मिलेगा, यानी कि 99 रुपये में आप लोग 3 मंथ यहाँ पे रह सकते हैं और अपने एमपी ग्रुप 5 लैब टेक्नीशियन का प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। अगर बात करें इस ग्रुप की, तो इसके लिए आप यूपीएससी लैब टेक्नीशियन का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, वो भी यहाँ पे जुड़ के अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं बच्चे। इसके बाद में अगर बात किया जाए कि अगर आप 1 मंथ का प्लान लेना चाहते हैं तो आपको केवल 49 रुपये यानी कि 49 रुपये आपको पे करने होंगे और आप इसके लिए 1 मंथ यहाँ पे रह सकते हैं। तो जो सबसे अच्छा आपका सस्ता पड़ेगा वो आपका 99 रुपये का पड़ेगा, तो आप उसको ही परचेज करिए, आपका वहाँ पे बेहतर लाभ होगा बच्चे। सारी की सारी चीज़ें बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग करने वाले हैं। थ्योरी की बात करें तो थ्योरी जो आप लोग अपने एग्जाम के लिए पढ़ते हैं उस तरह से हम लोग थ्योरी नहीं पढ़ेंगे। हम उन चीज़ों को पढ़ेंगे टॉपिक से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और आपके एग्जाम में आने वाला होगा। जिन बच्चों ने यूपीएनएचएम लैब टेक्नीशियन और साथ में आपका जो एसजीपीजीआई का लैब टेक्नीशियन का पेपर था उसको यहाँ पे पढ़ाई करके दिया है उन्होंने, तो उनको पता होगा कि हम लोग प्रिपरेशन किस तरह से करते हैं बच्चे। आज की अगर क्लास की बात करें तो इसमें हम लोग एमसीक्यू को ही सॉल्व करने वाले हैं और आपका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग थ्योरी की शुरुआत करेंगे। और थ्योरी की अगर शुरुआत की बात करें तो सबसे पहले हम लोग हेमेटोलॉजी से सॉल्व करना शुरू करेंगे, उसके बाद में हम लोग सारी चीज़ों को कवर करेंगे। इसमें हम लोग एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को भी पढ़ेंगे और लास्ट में अगर हमारा टाइम बचता है तो आपका जो रीजनिंग होता है, हिंदी होता है, इन सब चीज़ों को भी हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपना प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारा जो टेलीग्राम का प्रतिज्ञा प्राइवेट ग्रुप है इसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको बहुत ही बेहतरीन लाभ होगा। तो जिन बच्चों ने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया है उनसे आप पता भी कर सकते हैं कि हमारे प्रिपरेशन किस तरह से हो रहा है। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए यहाँ पे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। अगर यहाँ पे बात करें पहले प्रश्न की बच्चे, तो पहला प्रश्न यहाँ पे आपका कह रहा है कि जीसीएसएफ इज प्रोड्यूस बाय, यानी कि आपका जो जीसीएसएफ होता है वो किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है। तो आप जो जीसीएसएफ के बारे में पहले पढ़ रहे थे वो ये सीएसएफ नहीं है, ये कुछ दूसरे प्रकार का सीएसएफ है। अगर इस सीएसएफ के फुल फॉर्म की बात करें तो जी का मतलब यहाँ पे हो जाता है आपके ग्रेनुलोसाइट से, किससे से हो जाता है आपका ग्रेनुलोसाइट से। और अगर बात करें सी का मतलब, तो सी का मतलब हो जाता है कॉलोनी। क्या हो जाता है बच्चे, कॉलोनी हो जाता है। और एस की बात करें तो स्टिमुलेट हो जाता है, क्या हो जाता है, स्टिमुलेटिंग हो जाता है। और अगर बात करें एफ की, तो एफ का मतलब क्या हो जाता है यहाँ पे, फैक्टर से हो जाता है। क्या हो जाता है आपका, फैक्टर। तो इसके अगर फुल फॉर्म की बात करें तो ग्रेनुलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर होता है, जो कि एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन होता है। क्या होता है बच्चे, एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन होता है। अगर इसके काम की बात करें तो ये काम क्या करता है, तो ये आपके जो ग्रेनुलोसाइट होते हैं इनको प्रोड्यूस करने में मदद करता है। तो अगर बात करें कि इसका जो जीसीएसएफ का प्रोडक्शन होता है ये आपका कहाँ से होता है, तो आपके ये होता है कहाँ से, स्ट्रोमल सेल ऑफ द मैरो, यानी कि बोन मैरो के आपके स्ट्रोमल सेल से होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही जाएगा, आपका सेकंड वाला यहाँ पे सही जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चे आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे सेकंड नंबर का है और सेकंड नंबर का प्रश्न कह रहा है कि व्हिच वन इज द नॉट ये स्टेम सेल डिसऑर्डर, यानी कि इनमें से कौन सा जो सेल है, ठीक है, इसमें से कौन सा डिसऑर्डर है जो कि आपके स्टेम सेल का डिसऑर्डर नहीं है। स्टेम सेल डिसऑर्डर वो डिसऑर्डर होता है जिसमें आपका जो बोन मैरो होता है वो सही से फंक्शन नहीं करता है, क्योंकि आपका जो स्टेम सेल होता है आपके बोन मैरो में पाया जाता है। तो यही पूछा है कि आपका जो स्टेम सेल डिसऑर्डर है वो इनमें से कौन सा नहीं है। एप्लास्टिक एनीमिया आपका स्टेम सेल डिसऑर्डर नहीं है, या फिर आपका थैलेसीमिया मेजोर आपका स्टेम सेल डिसऑर्डर नहीं है, या फिर आपका प्रॉक्सिमल नेक्टोरल हीमोग्लोबिनूरिया आपका स्टेम सेल डिसऑर्डर नहीं है, या फिर आपका क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया
स्टेम सेल डिसऑर्डर नहीं है। तो देखिएगा बच्चे, जो आपका बोन मैरो यानी कि बोन मैरो के जो बीमारियां होती हैं या फिर डिसऑर्डर होती हैं उसमें आपका एप्लास्टिक आता है, उसके बाद में आपका प्रॉक्सिमल नेक्टुरल हीमोग्लोबिनुरिया आता है और क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया होता है, जिसमें आपकी जो सीरीज होती है वो खराब हो जाती है। तो अगर बात करें इसमें से कौन सा नहीं है, तो आपका जो थैलेसीमिया मेजोर है यानी कि थैलेसीमिया मेजोर है, यही आपका स्टेम सेल डिसऑर्डर नहीं है। और सारे के सारे जितने 3 ऑप्शन दिए हैं आपके स्टेम सेल डिसऑर्डर हैं, यानी कि आपके बोन मैरो में जो भी ब्लड का या फिर आपके जो रक्त का निर्माण होता है उसमें जो डिसऑर्डर होता है इसके कारण ही होता है। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर जाएगा आपका कौन सा जाएगा, थैलेसीमिया मेजोर जाएगा। इतना पॉइंट आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 3rd नंबर का है और 3rd नंबर का प्रश्न कह रहा है कि इन विच मेथड ऑफ हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन एनी इंस्ट्रूमेंट इज नॉट यूज्ड, यानी कि जब भी आप हीमोग्लोबिन का एस्टिमेशन कर रहे होते हैं तो उसमें से कौन सा मेथड है जिसमें हम कोई भी प्रकार का उपकरण उपयोग नहीं करते हैं। तो जो ऑप्शंस आपके हैं, साहली मेथड है, टालक्विस्ट मेथड है, ब्यूज मेथड है और आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन मेथड है। तो ध्यान देना बच्चे, आप लोग सभी लोग देखे होंगे कि साहली मेथड में हम लोग क्या करते हैं, साहली कंपरेटर का उपयोग करते हैं, उसके बाद में हम HCl का लिक्विड का उपयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम लोग ट्यूब का उपयोग करते हैं। ये सब आपके क्या आ जाएंगे, ये आपके उपकरण हो जाते हैं। तो इन उपकरण के माध्यम से हम यहाँ पे करते हैं, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। यानी कि साहली मेथड में हम लोग हीमोग्लोबिन का जब एस्टिमेशन करते हैं तो उसमें उपकरण का उपयोग करते हैं। अगर बात करें टालक्विस्ट मेथड में बच्चे, तो टालक्विस्ट मेथड जो होता है इसमें एक प्रकार का हम पेपर का ही उपयोग करते हैं। ठीक है, इसमें हम कलर मैच कर लेते हैं पेपर के माध्यम से, उस पेपर को हम टालक्विस्ट पेपर कहते हैं। तो इसी में कोई भी प्रकार का इंस्ट्रूमेंट नहीं यूज होता है। तो जो सही आंसर जाएगा आपका यहाँ पे टालक्विस्ट मेथड जाएगा। टालक्विस्ट मेथड में हम किसी भी प्रकार के इंस्ट्रूमेंट का उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 4 नंबर का है। 4 नंबर का प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट भी है और साथ साथ में आपका बहुत सिंपल भी है। जिन बच्चों ने अपने क्लास में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई किया होगा, प्रैक्टिकल अच्छे तरीके से किया होगा, उनको ये सारी चीज़ें अपने आप ही समझ में आ जाएंगी। बस थोड़ा सा पढ़ने की ज़रूरत है, यानी कि क्वेश्चन को समझ में आना चाहिए। तो चलिए 4 नंबर के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। Which instrument is used in oxyhemoglobin method and sin meth hemoglobin method for HB estimation, यानी कि इनमें से कौन से इंस्ट्रूमेंट यानी किस प्रकार के उपकरण का उपयोग करेंगे जब आप ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर रहे होते हैं और साइन मेथ हीमोग्लोबिन मेथड का उपयोग कर रहे होते हैं। तो इस प्रकार के हीमोग्लोबिन के मेथड में आप कौन सा उपकरण उपयोग करेंगे ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपका है इनक्यूबेटर, माइक्रोस्कोप, वाटर बाथ और आपका कलरीमीटर। तो ध्यान रखना बच्चे, आपका जो भी साइन मेथ हीमोग्लोबिन मेथड होता है और आपके ऑक्सी हीमोग्लोबिन मेथड होता है, इसमें हम लोग HB के एस्टिमेशन के लिए क्लोरीमीटर का उपयोग करते हैं। तो क्लोरीमीटर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सही जाएगा, डी वाला। ठीक है, अगर यहाँ पे बच्चे बात करें कि कलरी जो मीटर होता है इसका कि कौन से पेपर पे उपयोग करते हैं, तो यहाँ पे आप लोग ग्रीन फिल्टर पे आप उपयोग करते हैं। पेपर नहीं, ग्रीन फिल्टर कहेंगे, तो ग्रीन फिल्टर पे उपयोग करते हैं। अगर इसके बात करें कि कितने पे हम यूज करते हैं, तो 540 NM पीस का हम उपयोग करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट भी कर सकते हैं कि इसका जो OD होता है 540 पीस को हम लेते हैं 540 NM पे। और अगर बात करें कौन सा कलर होता है, तो ग्रीन फिल्टर पे हम इसका उपयोग करते हैं। बच्चे यहाँ पे बात करें अगर साइन मेथ हीमोग्लोबिन में कौन से सोल्यूशन का उपयोग करते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका ड्रेपकिन सोल्यूशन का उपयोग करते हैं। आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना, किसका ड्रेपकिन सोल्यूशन का उपयोग करते हैं। इस चीज़ को आप लोग नोट करके रख लीजिएगा बच्चे। ठीक है, किसका उपयोग करते हैं, ड्रेपकिन सोल्यूशन का उपयोग करते हैं। इसके बाद में थोड़ा सा आप हीमोग्लोबिन के बारे में, इसके नॉर्मल रेंज के बारे में ध्यान दीजिए। तो अगर हम हीमोग्लोबिन के मेल की बात करें तो आपका 13 से 18 ग्राम आपका हो जाता है। कितना, 13 से 18 ग्राम %। अगर बात करें बच्चे यहाँ पे फीमेल की, किसकी बच्चे, फीमेल की बात करें तो फीमेल में आपका 11 से 16 ग्राम % हो जाता है। अगर बात करें यहाँ पे बच्चे में यानी कि आपके इन्फेंट में या फिर न्यू बॉर्न में, तो आपका 14 से 18 ग्राम % हो जाता है। तो ध्यान रखना, मेल में यानी कि पुरुष में 13 से 18 ग्राम %, और बात करें फीमेल में तो 11 से 16 ग्राम %, और अगर बात करें यहाँ पे बच्चों में तो 14 से 18 ग्राम % होता है। उसके बाद में बच्चे एक पॉइंट और ध्यान दीजिएगा कि जब आपकी हीमोग्लोबिन की मात्रा कमी हो जाती है तो इसको हम लोग एनीमिया नाम देते हैं, और जब हीमोग्लोबिन की मात्रा अधिकता हो जाती है तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पॉलीसाइथेमिया रुब्राबेरा। क्या कहते हैं, पॉलीसाइथेमिया रुब्राबेरा, यानी कि PRB इसको कहते हैं। तो इतना पॉइंट आप लोग यहाँ पे नोट करके रखिएगा। साइन मेथ हीमोग्लोबिन के मेथड में हम लोग ड्रेपकिन सोल्यूशन का उपयोग करते हैं। अगर बात करें OD यानी कि 540 NM पे इसका उपयोग करते हैं, ग्रीन फिल्टर पे उपयोग करते हैं। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखना। और इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो कलोरीमीटर का यहाँ पे उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए बच्चे आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 5 नंबर का है और आपका 5 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि
इन साहली मेथड ऑफ HB एस्टिमेशन ब्लड इज कन्वर्टेड इनटू सोल्यूशन। तो ये कह रहा है कि जब आप साहली मेथड का उपयोग कर रहे होते हैं तो जब आप सैंपल लेते हैं ब्लड का, ये सैंपल किस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका जो प्रिंसिपल होता है आपके साहली मेथड का, यही आपका पूछा गया है इसका प्रिंसिपल। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि आपका जो ब्लड होता है, ब्लड का जो HB होता है, क्या होता है बच्चे, आपका जो ब्लड का HB होता है, ये साइन मेथ हीमोग्लोबिन मीटर में जब इसमें HCl डालते हैं, ठीक है, कंसनट्रेट HCl डालते हैं तो आपके एसिड हीमेटिन में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? एसिड हीमेटिन में बदल जाता है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख भी पा रहे होंगे एसिड हीमेटिन, तो ये आपका क्या जाएगा, सही आंसर जाएगा। यानी कि जब आप लोग हीमोग्लोबिन का एस्टिमेशन कर रहे होते हैं साहली मेथड के द्वारा, तो इसका जो प्रिंसिपल कहता है कि जब आप ब्लड लेते हैं तो ब्लड का जो हीमोग्लोबिन होता है वो HCl के संपर्क में आने से एसिड हीमेटिन में कन्वर्ट हो जाता है, और इसी का जो कलर होता है इसको हम, जो आपका कंपैरेटर होता है, इसमें हम लोग मैच कर लेते हैं, ठीक है। और कलर कौन सा दिखाई देता है, तो उस समय आपका जो कलर होता है एसिड हीमेटिन का, ये आपका ब्राउन कलर का होता है। किस कलर का होता है बच्चे? ब्राउन कलर का होता है। तो इस पॉइंट को भी आप लोग यहाँ पे नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बच्चे आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 6 नंबर का, और 6 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि विच हीमोग्लोबिन इज डिटेक्टेड बाय साहली मेथड, यानी कि इनमें से कौन सा हीमोग्लोबिन हम साहली मेथड के द्वारा यहाँ पे डिटेक्ट कर सकते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि आपका जो हीमोग्लोबिन होता है ये अलग अलग प्रकार से होता है। इसको जब हम थ्योरी लेक्चर लेंगे तो इसमें हम इसको डिस्कस करेंगे कि हीमोग्लोबिन आपके कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें कि साहली मेथड के द्वारा हम किस प्रकार की हीमोग्लोबिन का एस्टिमेशन कर सकते हैं, तो ऑप्शन आपका है करावाक्सी हीमोग्लोबिन, सल्फो हीमोग्लोबिन, मेथ हीमोग्लोबिन और आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो इसका जो सही आंसर बच्चे जाएगा वो क्या जाएगा, वो आपका जाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हम साहली मेथड के द्वारा केवल ऑक्सी हीमोग्लोबिन का यहाँ पे एस्टिमेशन कर सकते हैं। इसीलिए अगर बात करें इसके डिसएडवांटेज की, तो इसका डिसएडवांटेज भी होता है कि हम इसके द्वारा केवल ऑक्सी हीमोग्लोबिन का एस्टिमेशन कर पाते हैं, और जितने प्रकार के हीमोग्लोबिन होता है इसका एस्टिमेशन हम लोग नहीं कर पाते हैं। इसीलिए इसका एक प्रकार का ड्राबैक भी है। तो आपके एग्जाम में प्रश्न आ भी सकता है कि साहली मेथड का ड्राबैक क्या है, तो वहाँ पे आप लोग को ऑप्शन में बहुत सारी चीज़ें दिखाई देंगी, और इसमें एक ये पॉइंट भी हो सकता है कि ये सभी प्रकार के हीमोग्लोबिन को एस्टिमेट यानी कि सभी की मात्रा बता नहीं पाता है, ठीक है। तो इतना पॉइंट आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है बच्चे। चलिए आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 7 नंबर का है, और 7 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि इन साहली हीमोग्लोबिनोमीटर व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ HB। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बच्चे, ये प्रश्न तो हर जगह पूछा जाता है कि आपका जो हीमोग्लोबिनोमीटर होता है यानी कि साहली हीमोग्लोबिनोमीटर होता है, इस साहली हीमोग्लोबिनोमीटर में सबसे कम मात्रा हीमोग्लोबिन का कौन सा हो सकता है। यानी कि जब आप मापन कर रहे होते हैं तब आप सबसे कम मात्रा कितना दे सकते हैं साहली मेथड के द्वारा। ऑप्शन जो आपका है 1 ग्राम पर DL, 2 ग्राम पर DL, 3 ग्राम पर DL और आपका यहाँ पे 4 ग्राम पर DL। तो जो सबसे कम मात्रा बच्चे होता है वो आपका होता है 2 ग्राम पर DL। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही जाएगा, आपका सेकंड वाला सही जाएगा। यानी कि साहली मेथड के द्वारा सबसे कम जो हीमोग्लोबिन आप माप सकते हैं वो आप 2 ग्राम पर DL दे सकते हैं। तो इसका ये भी एक प्रकार का ड्राबैक हो जाता है कि अगर किसी व्यक्ति का 2 ग्राम से कम हीमोग्लोबिन है तो आप इसका आंसर क्या देंगे या फिर आप इसका मापन क्या देंगे। तो ये एक प्रकार का ड्राबैक भी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। तो इतना पॉइंट आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। अब बच्चे आपको कमेंट करके बताना है कि अगर हम लिस्ट काउंट 2 ग्राम पर DL देते हैं तो जो हाई काउंट है वो आपका कितना होगा, यानी कि हम साहली मेथड में सबसे हाईएस्ट काउंटिंग कितना कर सकते हैं। तो इसको कमेंट करके आपको बताना है ताकि आपको दोनों चीज़ें यहाँ पे पता चल जाए, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बता देंगे तो शायद आप इसको गौर ना करेंगे और शायद आप बाद में भूल भी जाएं। इसीलिए अगर आप इसको सर्च करेंगे, अपने बुक्स को पलटेंगे तो आप बहुत ही अच्छा कर पाएंगे। अब आ जाते हैं अपने 8 नंबर के प्रश्न पे। 8 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कंटेन ... यानी कि आपका 1 ग्राम जो हीमोग्लोबिन होता है ये कितना % यहाँ पे कंटेन करता है, ठीक है। तो आपके ऑप्शंस की बात करें तो 0.17, 0.34, 0.52 और 0.72। तो इसका जो सही आंसर यहाँ पे आपका जाने वाला बच्चे 0.34, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी वाला सही जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चे आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 9 नंबर का है, और 9 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि द कलर्ड पिगमेंट प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन इज नोन एज। यानी कि जो आपका कलर पिगमेंट होता है आपकी हीमोग्लोबिन में उसको क्या कहते हैं। तो बच्चे यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि आपका जो हीमोग्लोबिन है, अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करें तो आपके 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। एक आपका हो जाता है हीम और दूसरा हो जाता है आपका ग्लोबिन। क्या हो जाता है, आपका ग्लोबिन हो जाता है, जो कि आपके ग्लोबिन जो होता है आपके 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना होता है। कितने, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना होता है। और आपका जो हीम होता है बच्चे ये आपका आयरन वाला भाग होता है। क्या होता है, आपके
आयरन का भाग होता है। अगर बात करें ग्लोबिन की तो आपका ये प्रोटीन वाला भाग होता है। यही जो आपका आयरन वाला यानी कि हीम वाला जो भाग होता है यही आपका कलर प्रोड्यूस करता है। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, कलर पिगमेंट के नाम से भी जानते हैं। और साथ साथ में ये आपके रिस्पायरेटरी में बहुत मदद करता है, तो इसको हम रिस्पायरेटरी पिगमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो ध्यान रखना कि आपका जो हीमोग्लोबिन होता है इसको हम रिस्पायरेटरी पिगमेंट के नाम से भी जानते हैं। और आपका जो कलर पिगमेंट होता है आपकी हीमोग्लोबिन में, ये आपका हीम वाला पार्ट होता है, यानी कि आपके आयरन की वजह से होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका क्या सही जाएगा, आपका सेकंड नंबर सही जाएगा। क्या जाएगा आपका बच्चे, थर्ड नंबर, यानी कि हीम वाला सही जाएगा। डायरेक्ट आप यहाँ पे आयरन नहीं लिख देंगे बच्चे, क्योंकि जब आपका हीमोग्लोबिन टूटता है तो पहले आपके हीम में और आपके ग्लोबिन में टूटता है। इतना पॉइंट आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या है, 10 नंबर का है। और 10 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि डॉट फॉर्म ऑफ आयरन इज प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। यानी कि आपका जो हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है, ठीक है, हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में हमने बताया कि पहला एक आपका हो जाता है हीम और दूसरा आपका क्या हो जाता है, ग्लोबिन। ग्लोबिन आपका प्रोटीन होता है और हीमोग्लोबिन आपका आयरन से बना होता है। अब आपको पता होगा कि अब जो आपका आयरन होता है, अगर केमिस्ट्री की भाषा में देखें तो ये दो फॉर्म में होता है। एक आपका होता है फेरस के फॉर्म में और दूसरा आपका होता है फेरिक के फॉर्म में। अगर यहाँ पे बात करें फेरस की तो फेरस के ऊपर होता है +2 और फेरिक की बात करें तो इसके ऊपर होता है +3। तो बच्चे आपका जो फेरिक होता है, ठीक है, ये आपका नहीं होता है। आपका जो हीमोग्लोबिन में आयरन जुड़ा होता है आपके किसमें, फेरस के फॉर्म में जुड़ा होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही जाएगा, आपका सेकंड वाला सही जाएगा। तो इसको आप लोग यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा कि आपका जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन में जो आपका आयरन लगा होता है वो आपके फेरस के फॉर्म में लगा होता है, Fe+2 के फॉर्म में लगा होता है। इतना आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। चलिए बच्चे आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 11 नंबर का है और 11 नंबर का प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको नोट करके रख लीजिएगा कि थ्रोम्बोपोएटिन इज सिक्रीटेड बाय, यानी कि आपका जो थ्रोम्बोपोएटिन होता है ये कहाँ से सिक्रीट होता है। तो अगर बात करें ऑप्शंस की तो इसमें लीवर दिया हुआ है, एड्रिनल दिया हुआ है, बोन मैरो दिया हुआ है और साथ में यहाँ पे आपके लिम्फ नोड दिया हुआ है। तो अगर बात करें बच्चे थ्रोम्बोपोएटिन के सिक्रेशन की तो आपके ये लीवर से सिक्रीट होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ये वाला सही जाएगा। अगर बात करें इसके वर्क की तो ये आपके मेगाकैरोसाइट यानी कि जो आपके प्लेटलेट्स होते हैं, प्लेटलेट को स्टिमुलेट करने के लिए इनको बनने में मदद करता है। तो इतना पॉइंट आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना कि आपका जो मेगाकैरियोसाइट्स होते हैं इनको हम प्लेटलेट कहते हैं। तो ये प्लेटलेट क्या होते हैं, इन्हीं को बनने में आपका थ्रोम्बोपोएटिन मदद करता है, ठीक है बच्चे। चलिए आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। आप अगर बात करें यहाँ पे अगले प्रश्न से पहले कि बोन मैरो क्या है, तो आप सभी को पता चल गया होगा कि आपका जो आपके ब्लड का जो रक्त का निर्माण होता है आपके किस में होता है, आपके मैरो में होता है। अगर बात करें मैरो में तो आपके रेड मैरो होता है और आपका कौन सा होता है, आपका व्हाइट मैरो होता है और साथ साथ में आपका येलो मैरो भी होता है। तो इतना पॉइंट आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 12 नंबर का है और जो 12 नंबर का प्रश्न है एक प्रकार का कह सकते हैं कि लर्न करने वाला प्रश्न है कि हाउ मेनी हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन सिंगल रेड ब्लड सेल। यानी कि अगर हम एक रेड ब्लड सेल को लेते हैं तो इसमें कितने प्रकार के या कितने मॉलिक्यूल यहाँ पे हीमोग्लोबिन के आपके पड़े होंगे। तो अगर ऑप्शंस की बात करें तो 140 मिलियन, 280 मिलियन, 460 मिलियन या फिर आपका 580 मिलियन। तो अगर इसके सही आंसर की बात करें बच्चे तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 280 मिलियन। यानी कि एक रेड ब्लड सेल में आपका 280 मिलियन क्या पड़ा होता है, हीमोग्लोबिन यहाँ पे मॉलिक्यूल पाया जाता है। इतना पॉइंट आप लोग यहाँ पे नोट करके रखिएगा। ये आपके लर्न करने वाला पॉइंट है, इसमें कोई चीज़ समझाना नहीं है, इसको आपको हूबहू लर्न करना होगा, ठीक है। इसको आप फैक्ट के रूप में भी जान सकते हैं। चलिए जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 13 नंबर का और 13 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि डॉट इज द स्मॉलेस्ट सेल इन सेलुलर कंपोनेंट ऑफ ब्लड। यानी कि आपका जो ब्लड होता है इस ब्लड के कंपोनेंट में सबसे स्मॉलेस्ट कंपोनेंट कौन सा होता है। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा कि आपका जो ब्लड होता है सबसे पहले ये दो भागों में डिवाइड हो जाता है। एक आपका लिक्विड वाला पार्ट होता है जिसको आप प्लाज्मा कहते हैं और दूसरा आपका जो भाग होता है आपका सेल होता है। प्लाज्मा को हम इग्नोर करते हैं, आ जाते हैं सेल पे। अगर बच्चे सेल की बात करें तो सेल में भी आपके 3 प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं। एक आपका हो जाता है आरबीसी, दूसरा आपका हो जाता है डब्ल्यूबीसी जिसको आप ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, आरबीसी को आप एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं और आपका तीसरा जो होता है प्लेटलेट होता है, इसको आप थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जानते हैं। अगर बात करें बच्चे यहाँ पे डब्ल्यूबीसी की तो डब्ल्यूबीसी फर्दर आपका 2 भागों में डिवाइड हो जाता है जिसको आप ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट कहते हैं। एग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट मिला के कुल मिला के 5 होते हैं। इनको हम आगे एक मतलब कि थ्योरी लेक्चर में पढ़ेंगे। लेकिन बात करें यहाँ पे बच्चे प्लेटलेट की यानी कि थ्रोम्बोसाइट्स की, तो थ्रोम्बो जो साइट्स होता है इनका जो साइज होता है सबसे छोटा होता है। तो इतना पॉइंट यहाँ पे आप लोग ध्यान में रखिएगा।
कि सबसे छोटा जो सेल होता है वो कौन सा हो जाता है, आपका यहाँ पे प्लेटलेट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी वाला सही जाएगा। अगर बच्चे आरबीसी के साइज की बात करें तो इसका जो डायमीटर होता है 7 माइक्रोन होता है। अगर हम प्लेटलेट के यहाँ पे माइक्रोन की बात करें तो 1 से 4 माइक्रोन इसका साइज होता है। तो छोटा हुआ ना आपका 1 से 4, ठीक है। तो 1 से 4 माइक्रोन आपका प्लेटलेट का होगा और आप आरबीसी का कितना हो जाएगा, 7 माइक्रोन हो जाएगा। और जो आपका डब्ल्यूबीसी होता है बच्चे, डब्ल्यूबीसी के अलग अलग प्रकार होते हैं और उनका अलग अलग साइज होता है। तो इनको जब हम थ्योरी में पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी को तो लगातार इनको हम लोग पढ़ लेंगे। बच्चे अगर हम बात करें रेटिकुलोसाइट्स की तो यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए कि आपका जो रेटिकुलोसाइट होता है ये क्या होता है, न्यूली फॉर्म ऑफ आरबीसी होता है। क्या होता है आपका, न्यूली फॉर्म ऑफ आरबीसी होता है, यानी कि मेच्योर, यानी कि आरबीसी में मेच्योर होने से पहले का जो पोजीशन होता है वो आपका क्या होता है, रेटिकुलोसाइट का होता है। जब हम लोग रेटिकुलोसाइट काउंट की इंपॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे इन चीज़ों को अच्छे से डिस्कस करेंगे। बच्चे आप लोग परेशान मत होना, एग्जाम से पहले हम सारी चीज़ों को कवर कर लेंगे। अगर हम बात करें एक एक पॉइंट की, यानी कि रेटिकुलोसाइट हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, आरबीसी हो गया, इन सबको पढ़ने में हम लोग को एक एक क्लास में 15 मिनट लगेंगे, यानी कि 15 से 20 मिनट में हम इनमें जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इनको समझ लेंगे। बस हमको इतना ही करना है, उसके बाद में हम लोग एमसीक्यू को सॉल्व करते रहेंगे। अब आ जाते हैं बच्चे अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 14 नंबर का है और 14 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि आयरन कैन बी लॉस्ट ड्यू टू, यानी कि आपका जो आयरन है, ठीक है, आयरन किस किस वजह से कम हो सकता है बच्चे, ब्लड डोनेशन से कम होगा, या फिर आपका ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के कारण, या फिर आपका ड्यूरिंग लैक्टेटिंग के कारण, या फिर आपका ऑल ऑप्शन। तो बच्चे देखिए आपका जो आयरन होता है इन तीनों कारणों से कम हो सकता है, जिससे बहुत लोग कहते हैं कि ब्लड डोनेट करिए तो कोई दिक्कत नहीं होता है, कोई परेशानी नहीं होता है। तो बच्चे हाँ, परेशानी इसलिए नहीं होता है क्योंकि आपकी जो बॉडी है, आपका जो बोन मैरो है वो बहुत जल्दी इसको कवर कर लेता है। लेकिन अगर बात करें तुरंत आप ब्लड देंगे तो आपका जो बॉडी में आयरन है वो तो कम होगा ना। तो आपका जो सही ऑप्शन जाएगा आपका ऑल ऑप्शन जाएगा। तो इन पॉइंट को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ये लगाएंगे ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, तो जो आपका ये ब्लीडिंग होता है इसके कारण भी आपके आयरन की कमी होती है बच्चे। साथ साथ में अगर आप ब्लड डोनेट कर रहे हैं तो उस समय भी आपका आयरन की कमी होगी। बाद में अच्छी बात है कि आपका जो बोन मैरो है उसको कवर कर लेता है और आपको कोई बीमारी नहीं होने देता, ठीक है। और हम ये भी नहीं कहते हैं कि ब्लड डोनेशन करना कोई गलत बात है, बहुत ही अच्छी बात है। एक मतलब कि दान से आप लोग कई जान को बचा सकते हैं, ठीक है। चलिए बच्चे आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 15 नंबर का है और 15 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि लार्ज ग्रेनुलर लिम्फोइड्स आर, यानी कि आपका जो लार्ज ग्रेनुलर लिम्फोसाइट्स है आपका कौन सा होता है। ध्यान रखना बच्चे, लिम्फोसाइट तो आपको मतलब कि आपको अगर 5 प्रकार के डब्ल्यूबीसी पढ़ते हैं तो उसमें लार्ज कौन होता है, स्मॉल कौन होता है वो तो पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि लार्ज ग्रेनुलर लिम्फोसाइट्स कौन से होते हैं, यानी कि लिम्फोसाइट्स में आपका जो कौन सा सबसे बड़ा होता है। बी सेल होता है, माइक्रोफेजेज होते हैं, न्यूट्रल किलर सेल होते हैं, या फिर आपका वेंट्रिकल्स सेल होते हैं। तो इसका जो सही आंसर जाएगा बच्चे न्यूट्रल किलर सेल। आपके जो न्यूट्रल किलर सेल होते हैं यही सबसे बड़े लार्ज ग्रेनुलर लिम्फोसाइट्स होते हैं। तो इतना पॉइंट आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। 15 क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग सॉल्व किए हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व किए हैं बच्चे। अगर आप लोग इसका क्विज, यानी कि जो 15 प्रश्न हम लोग किए इसका आप लोग क्विज करना चाहते हैं, यानी कि आपको कितना याद रहा, कितना भूल गया, इन सब चीज़ों को कंफर्म करना चाहते हैं तो आपको प्रतिज्ञा बैच ज्वाइन करना होगा। प्रतिज्ञा बैच में आपको क्विज मिलेगा, यानी कि आप मॉक टेस्ट डेली 2 बार देंगे। उसके बाद में आपका जो ये PDF है विथ आंसर इसको दिया जाएगा। अभी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इसमें आंसर नहीं लगा हुआ है नीचे, लेकिन जब हम इसको PDF के रूप में प्रोवाइड करेंगे तो आपको आंसर लगा के देंगे। ये सबसे बेहतरीन बात होगी। उसके बाद में हम इसका जो थ्योरी का ई-बुक होता है उसको भी प्रोवाइड करेंगे और साथ साथ में उम्मीद ये भी रखिए कि हम लोग एक PDF बुक भी डाल देंगे जो बहुत ही प्रचलित बुक है, उससे भी आप लोग यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन साथ साथ में हम लोग प्रत्येक संडे को 50 प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट दिया करेंगे और ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही मददगार होगा। इतना आप लोग यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। तो इसके लिए आपको बहुत कुछ नहीं करना है, केवल 99 रुपये पे करना है। इस 99 के रुपये के साथ आप लोग 3 मंथ इस ग्रुप में रहेंगे और बहुत ही अच्छे से अपना प्रिपरेशन करेंगे। अगर आपके पास 99 भी नहीं है तो आप 49 रुपये पे कर सकते हैं केवल 1 मंथ के लिए, लेकिन ये आपके घाटे का सौदा होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए बच्चे एक क्वेश्चन आते हैं अपने 16 नंबर के क्वेश्चन पे। 16 नंबर का क्वेश्चन आपके लिए है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में करना है। 16 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि व्हाट इज द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ आयरन मेल, यानी कि जो आयरन का रिक्वायरमेंट होता है डेली पुरुष के लिए वो आपका कितना होता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। ऑप्शन जो आपका है 5 मिलीग्राम है, 10 मिलीग्राम है, 15 मिलीग्राम है और आपका 20 मिलीग्राम है।
और बच्चे ध्यान रखना, एक दूसरा प्रश्न और भी लिख लेना कि डेली जो मेन होते हैं यानी कि जो आदमी होते हैं इसमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कितनी होती है। तो 2 प्रश्न आपका हो जाता है, इसको कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट करना है और साथ में आप इसका जो आंसर है कहीं गूगल से कहीं भी तरीके से आप इसको खोज के कमेंट कर सकते हैं, जिससे आपका जो यहाँ पे तैयारी है अच्छे तरीके से हो जाए, आपको यहाँ पे ये चीज़ लर्न हो जाए। तो क्या बताना है आपको कि डेली मेल में आयरन का रिक्वायरमेंट कितना होता है और साथ में आप में मेल जो होते हैं उनमें प्रोटीन का रिक्वायरमेंट कितना होता है। फीमेल का भी आप लोग देख सकते हैं अगर देखना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये लेक्चर कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ऐसे ही बेहतरीन एमपी ग्रुप 5 लैब टेक्नीशियन का प्रिपरेशन करना है तो हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए ताकि हमारा मनोबल ऊंचा हो और हम और अच्छे से कार्य कर पाएँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।